Hello everyone, I am Anand, your law teacher from Global Teachers Academy, and I will be preparing you and teaching you the law subject and I will be preparing for UGC NET examination for the subject of law. I am giving you an overview about the entire syllabus for this law subject और बिफोर मैं ये ओवरव्यू आज आपको जो देने जा रहा हूँ आपसे मेरी एक एज अ स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है और मैं इस इंटरेक्शन में आपसे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ दैट जो ये सिलेबस है यूजीसी नेट एग्ज़ाम लॉ के लिए इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं एंड इसमें आपको एक चीज़ पहले ही समझनी है और मैं चाहता हूँ आप इसको अपने माइंड में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर दीजिए दैट ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी टफ नहीं है। हर साल यूजीसी नेट लॉ एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और बहुत सारे लोग अच्छे रिजल्ट से क्लियर कर भी लेते हैं ये एग्ज़ाम्स। सो इट्स नॉट अ बिग डील आप लोगों के लिए। बस ओनली 3 चीज़ें मैं आपसे डिमांड करता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इसको फॉलो करेंगे अच्छे से। फर्स्टली आई वॉन्ट यू पीपल टू बी ऑनेस्ट इन माई क्लास। सेकेंडली आई वॉन्ट सिंसियरिटी एंड थर्डली आई वॉन्ट हार्ड वर्क। क्योंकि ये चीज़ें जो आप करेंगे हार्ड वर्क सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी इससे आई एम एक्सट्रीमली आई विल बी हैप्पी एंड डिलाइटफुल दैट आप लोग एक सही ट्रैक पे चल रहे हैं क्योंकि आपका सही ट्रैक पे रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है। और मुझे पूरा यकीन है आप लोग जैसे जिन्होंने एलएलबी एलएलएम के इतने टफ एग्ज़ाम्स दिए थे ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली अ रिविजन। इट इज़ बेसिकली अ रिविजन ऑफ योर एलएलबी और एलएलएम सब्जेक्ट्स। इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं हो सकता है आपने अपने लॉ कॉलेजेस में नहीं पढ़े होंगे क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है दैट कुछ सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़ाए हैं वो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हो सकता है ऐसा हुआ हो। बट यू डी नॉट वरी आई एम देयर टू हेल्प यू। आई विल सॉर्ट आउट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम एंड आई ओनली वॉन्ट ऑनेस्ट फीडबैक आप लोगों से क्योंकि ऑनेस्ट फीडबैक आप देंगे तभी मैं आपको उसी वे में गाइड करता रहूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा था इसके 10 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट में लॉ सब्जेक्ट में। इन 10 यूनिट्स में ये आप देख सकते हैं देर आर जस्ट 5 यूनिट्स जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है मेहनत करनी है। अब और अगर आपने ये 5 यूनिट्स अच्छे से समझ के कर लिए तो आपके लिए लिटरली मोर देन हाफ द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट। आपके लिए 60-70% काम आपका ईजी हो जाएगा क्योंकि उन 5 यूनिट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लॉ में। और मेरे को ये पूरा आप लोगों से होप है और ये पूरा आप पे यकीन है दैट आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं नेट में लॉ में। बस आप 5 यूनिट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। करेंगे तो हम सब 10 यूनिट्स लेकिन 5 यूनिट्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर। दीज आर जूरिस्प्रूडेंस दैट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंडियन मिनी कोड दैट इज़ आईपीसी एंड फैमिली लॉ। फैमिली लॉ जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ। इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे ये आप अच्छे से कर लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जूरिस्प्रूडेंस विच इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। जूरिस्प्रूडेंस में मैं आपको ये कहूँगा दिस इज़ नथिंग इट इज़ ओनली अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशंस एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डेफिनेशन दैट वर गिवन बाय फिलोसफर्स। ये सारी फिलोसफर्स की डेफिनेशंस की मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा वो कैसे समझ के करना है। इसमें अक्सर ऐसा होता है क्वेश्चंस आते हैं दैट कुछ फिलोसफर ने कुछ बोला हुआ है और ऐसा बोलेंगे आइडेंटिफाई आप कीजिए कि कौन से फिलोसफर ने ये फिलोसफी कही है, क्या ये सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा किस फिलोसफर ने क्या डेफिनेशन दी थी जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। सो जैसा कि ये अब हम फर्स्ट यूनिट अब डिस्कस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस। सो आई विल रब दीज other units and we will now concentrate on the first unit, the very first unit that is jurisprudence. As I said it is only about definition। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कुछ समझना नहीं है इसमें बस आपको अंडरस्टैंड करनी है डेफिनेशंस। जूरिस्प्रूडेंस सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंटली आप याद रखिए जूरिस्प्रूडेंस इस वर्ड को हम तोड़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस ये आप याद रखिए ये आया था ये वर्ड जो है ये एंटायर सही एक लैटिन वर्ड था जूरिस्प्रूडेंशिया।
and legitimated art patient. And the jurisprudentia meant the knowledge or science of law. As we are breaking this word jurisprudence, juris याद रखिए आप, juris से आपको easily समझ में आएगा juris क्या है. Juris है law और prudence क्या है, knowledge or skills. So it is very easy for you to understand by breaking and understand and then again joining these words juris and prudence. That is law and knowledge. That is the science or knowledge of law. अब ये टर्म कहाँ से आया था, ये याद रखिए, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है jurisprudence का. ये आया था 1756 में, came to existence. और इसके साथ जैसा कि मैंने आपको कहा है, jurisprudence में बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स के बारे में हमें पढ़ना है. सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफर है इसमें बेंथम. बेंथम, ये आप अपने दिमाग में सीमेंट कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है इसके साथ में एसोसिएटेड. एंड दिस फिलोसफर इज नोन एज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये इंसान, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. और क्या है इसमें, इन्होंने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया था जूरिस्प्रूडेंस को दैट इन्होंने इसमें, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल एंड फादर ऑफ पॉजिटिविज्म. Father of analytical school and positivism. Wait, well, use. Paul, in the technique, तो आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछेगा कोई, हु इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बेंथम. इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप समझ लीजिए. जैसे मैंने कहा द फादर, फादर क्या होता है हिंदी में, क्या कहते हैं फादर को, बाप. तो आप एक्स से एसोसिएट कीजिए, बेंथम, BAP, बाप, BAP, बेंथम, वर्ड फादर ऑफ एनालिटिकल एंड पॉजिटिविस्ट स्कूल. तो आप इसको ऐसे समझ के कर दीजिए, एनालिटिकल एंड पॉजिटिविज्म, एनालिटिकल स्कूल एंड पॉजिटिविज्म. बाप, बाप इज फादर, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज बेंथम. तो ऐसे आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, आपको ऐसे अंडरस्टैंड कर. उसके बाद apart from Bentham there are many important philosophers that are associated with jurisprudence. There is another highly important man that is associated with jurisprudence. His name is Austin. अब जो ये वर्ड है ऑस्टिन, ये जो ये फिलोसफर थे ऑस्टिन, इनके साथ आप याद रखिए, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश पॉजिटिविस्ट एंड analytical school. English positivist and analytical school. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इनके साथ में याद रखेंगे, ऑस्टिन के साथ में, दिस मैन हैड मेड मोर एनालिसिस एंड सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ सॉवरेन. ही सेड दैट सॉवरेन इज सुप्रीम, jurisprudence is the instructions that are issued by the sovereign in power and to the people who are the subjects and they are supposed to follow it. अब आप इसको समझ लीजिए, सॉवरेन क्या होता है. पुराने ज़माने में जब ये लोग एग्जिस्ट करते थे, इतने पुराने टाइम में फिलोसफर्स यूरोप में ही थे ये सब, मोस्टली इंग्लैंड में या कहीं पे, इनके साथ ये चीज़ था. उस टाइम पे क्वीन और किंग का सिस्टम था. अब जैसे सॉवरेनिटी को सुप्रीम कहा है ऑस्टिन ने, तो इसमें अब याद रखिए, इन्होंने ये कहा था दैट द इंस्ट्रक्शंस दैट आर इशूड बाय द सॉवरेन, समझ लीजिए किंग ने इंस्ट्रक्शंस दिए किसको, टू द पीपल हु आर हिज सब्जेक्ट्स, हु आर सब्जेक्टेड बाय लॉ अंडर द किंग, अंडर द सॉवरेन पावर. तो किंग इज द सॉवरेन एंड द सब्जेक्ट्स आर द पीपल. सो कॉमन पीपल. तो इसमें ये याद आप रख लीजिए दैट कॉमन पीपल जो है, उनको जो इंस्ट्रक्शंस किंग ने दी थी, दे हैड टू फॉलो इट. उनके लिए कंपल्शन था कि भाई जो राजा कह रहे हैं चुपचाप मानो उसको. जैसे इंडिया में क्या होता था पुराने ज़माने में, जो भी रूलर कहता था, जो उसकी जनता थी यहाँ पर, वो चुपचाप उसकी बात मानती थी. वैसे ही इस आदमी ने, ऑस्टिन ने, एम्फसाइज किया है सुपीरियरिटी ऑफ सॉवरेन, सॉवरेन सुपीरियरिटी. ठीक है, तो आप इसमें आप याद रखिए, सॉवरेन सुपीरियरिटी किसके साथ एसोसिएटेड है, जॉन ऑस्टिन के साथ में, ऐसे करके. अब अगर ये सारा आप समझ रहे हैं, apart from Bentham and Austin, there are many philosophers that were associated with jurisprudence. One such person was Ulpian. अब उल्पियन ने क्या बोला था, मैं आपको उसकी भी टेक्निक समझाता हूँ समझने के लिए. उल्पियन, मैं आपको, ये तो यूरोपियंस थे, लेकिन मैं आपका काम ईजी कर रहा हूँ.
डेफिनेशंस कैसे समझानी है एक हिसाब से रिकनेक्ट कर रहा हूँ इंडियन वे में। उल्पियन ने कहा था jurisprudence is science of something that is the science of study, is the study of things that are divine and science of just and unjust. In the putting talking that and देख सबसे इजी है इसको समझना। उल्पियन ये नाउन किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? यू। लास्ट वर्ड क्या है डेफिनेशन का जो है लास्ट वर्ड उसका सेंटेंस क्या, वो वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? किस अल्फाबेट से? यू। यू आप करेक्ट कीजिए। कहाँ पे भी आपको दिखेगा जैसे फिलोसफर्स उनके आगे लिखा होगा किसने क्या डेफिनेशन दिया। अगर आपको कहीं पे दिखता है साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, अनजस्ट यू, दैट इज द लास्ट वर्ड एंड द अल्फाबेट, लास्ट वर्ड का जो अल्फाबेट है यू, उसको आप उल्पियन से कनेक्ट कीजिए, आपको समझ में आएगा। आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए एक और चीज़ बता रहा हूँ, आपका काम ईजी हो जाएगा। यूजफुलनेस इज स्टडी ऑफ समथिंग दैट आर डिवाइन एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। आप समझ लीजिए महाभारत में क्या हुआ था, भगवत गीता में क्या हुआ था। भगवत गीता महाभारत में कहा था सही और गलत, जस्ट एंड अनजस्ट। अब आप उल्पियन की फिलॉसफी को एक हिसाब से महाभारत से समझ लीजिए। स्टडी इन jurisprudence is the study of something that are divine, something आप समझ लो स्पिरिचुअल, महाभारत भगवत गीता, एंड द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। जो गलत है तो गलत है, अनजस्ट है, जो सही है तो सही है, जस्ट। तो ऐसे करके आपको अंडरस्टैंड करना है क्या डेफिनेशन करनी है, आपका काम आसान हो जाएगा, ट्रस्ट। तो ये उल्पियन की मैंने आपको बात बताई। उसके बाद बहुत सारे फिलोसफर्स और भी आए, जैसे रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड जो थे इन्होंने सीधा कहा jurisprudence is employed to military for the health and the study of God with you and science of social engineering, social engineering। तो आप समझ लीजिए सोशल इंजीनियरिंग का जो कहा था कॉन्सेप्ट ये इनके साथ एसोसिएटेड है, रॉस्को पाउंड के साथ में, ठीक है। इन्होंने सिंपल डेफिनेशन दी थी रॉस्को पाउंड, और इसमें बहुत सारे और भी फिलोसफर्स एसोसिएटेड है जिनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिसेरियो एक और थे। सिसेरियो जो थे उन्होंने एम्फसाइज किया था द फिलोसफी ऑफ लॉ। व्हाट इज jurisprudence? द फिलोसफिकल एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्वड इन लॉ। तो सिसेरियो इज philosophical elements involved in law, study of philosophical element made this women what of law. This is known as jurisprudence. ये इन्होंने कहा। सो अब तक आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें बस डेफिनेशंस इन इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स की है, मैंने आपको टेक्निक्स बताई, आपको इसे समझ में आ जाए। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक डेफिनेशंस, आप ये याद रखिए, कमिंग अगेन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर ऑफ jurisprudence, एंड द फादर ऑफ jurisprudence वाज बेंथम। बेंथम ने इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया है jurisprudence में, इन्होंने एक बार काम भी किया था जो मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, द फादर ऑफ jurisprudence, फादर ऑफ एनालिटिकल एंड पॉजिटिविस्ट स्कूल। इन्होंने jurisprudence को तोड़ा था फिर से into expositorial law। jurisprudence को भी और लॉ को भी, बेसिकली jurisprudence नहीं कहेंगे, लॉ को इन्होंने डिवाइड किया था। यह डिवाइडेड लॉ into expositorial and sensorial। अब ये क्या है इस पर, sensorial and expositorial, which means what law is, जो है सो है, you will not question, जो है आप वो what law is। but is and sensorial, what law ought to be। और अब आप देखिए what law ought to be, sensorial। sensorial क्या होता है? कुछ सीक्रेटिव जो पता नहीं है, आपके मन में है, आपने मेरे को नहीं बोला, इनको नहीं बोला, उनको नहीं बोला। सेंसोरियल, सेंसोरियल से आप कनेक्ट करेंगे what law ought to be, और ये जिसने दिया था बेंथम ने, इन्होंने लॉ को तोड़ा था, एक्सपोजिटोरियल लॉ एंड सेंसोरियल लॉ। सो ये आप
आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा बेंथम की कंट्रीब्यूशन, बेंथम और बाकी फिलोसफर्स ने क्या बोला था लॉ के बारे में, जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट वी विल गो टू द आइडिया ऑफ कस्टम्स, लॉ एंड कस्टम्स. ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ एंड कस्टम्स. लॉ के बारे में मैंने आपको काफी बातें अभी बताई जो फिलोसफर्स ने कहा. अब हम कस्टम्स पे जाते हैं. कस्टम्स क्या होता है? कस्टम्स होता है किसी का तौर तरीका, रीति रिवाज. ये मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ये सबको पता है कस्टम्स क्या होते हैं. एंड इनकी भी, कस्टम्स वर्ड की भी बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है अभी तक. There were people who gave the definition like these are the habits and practices which people follow and they are supposed to follow due to some binding force that is enabling them to follow that. मतलब कि कोई कस्टम है वो क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि कोई ना कोई रीति रिवाज तब फॉलो हो रहा है जब कोई बाइंडिंग फोर्स है जो उसको बांध रहा है इंसान के साथ में, जिसके कारण उसको फॉलो करना एक ऑब्लिगेशन है. अब कस्टम जब फॉलो होते हैं इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो एनेबल करते हैं वैलिड कस्टम क्यों है. वाई इज, आपके पास ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जो स्टूडेंट में कई बार आता है ये क्वेश्चन, क्राइटेरिया फॉर वैलिड कस्टम्स. And he should stay there in universe. वैलिड कस्टम, सबसे पहली चीज है एंटिक्विटी. It could be. But I think that immediately. दैट मीन्स बहुत टाइम से, टाइम इमेमोरियल, बहुत पहले से ये फॉलो हो रहा है. फिर इसमें होना चाहिए कंफर्मिटी विद स्टैट्यूटरी लॉ. Monday. And they deep planet to that. And then if we can get in the room and was fine. फिर है आपका पीसफुल एंजॉयमेंट. Hitting it this down at the best scale. And you know the haters. And you have own and you had wait if you were in but आप ये देख लीजिए इसमें वैलिड कस्टम्स क्या होते हैं. अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ. इंडिया में कुछ कल्चर्स हैं, हिंदुइज्म में, ब्राह्मण्स में भी, वैसे भी वो लोग तुलसी पूजा करते हैं. तुलसी का जो प्लांट होता है उसकी पूजा करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज दैट एक्टिविटी हैज़ बीन फॉलोअर्ड सिंस इमेमोरियल टाइम, लॉन्ग टाइम्स. सेकेंडली इसमें एंटिक्विटी है, टाइम इमेमोरियल से फॉलो हो रहा है. और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है, तीसरी और चौथी चीज़ कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूटरी लॉ. क्योंकि तुलसी की पूजा करना लॉ नहीं तोड़ रहा है, आपका कस्टम कभी भी लॉ नहीं तोड़ना चाहिए. तब एक वैलिड कस्टम के लक्षण होते हैं उसमें. मैंने आपको तुलसी पूजा की एग्जांपल दी जो कि बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप समझ सकते हैं डे टू डे लाइफ से. फिर उसके बाद है पीसफुल एन्जॉयमेंट. वो करने में भी किसी को दिक्कत नहीं है. जैसे आप देखेंगे हिंदुइज्म में देयर आर ऑब्वियसली एवरी मैरिड हिंदू वुमेन वियर्स अ बिंदी. व्हाई डज शी वियर दैट? बिकॉज इट इज़ हर कस्टम एंड इट हैज़ बीन फॉलोड सिंस लॉन्ग टाइम एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी लॉ एंड इट इज़ अ पीसफुल एन्जॉयमेंट. ये नहीं है दैट वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उस औरत के लिए. तो आप समझ लीजिए दीज आर द क्राइटेरिया फॉर वैलिड कस्टम. ये आप खुद भी आप लॉजिक से भी समझ सकते हैं. अगर इनमें से ऐसे तो बहुत सारे क्राइटेरिया है जिनके बारे में हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर मैं आपको राखी बता रही इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, ये अक्सर ये पूछेंगे आपसे क्वेश्चन कि मान लो अगर कोई क्राइटेरिया फॉर वैलिड कस्टम है, फिर लिखा हुआ है इसमें नॉट कन्फर्मिटी विद द स्टैट्यूटरी लॉ और नॉट बीइंग पीसफुली एंजॉयड, तो आप उसमें नहीं जाएंगे. दीज आर नॉट वैलिड कस्टम्स, दीज आर इनवैलिड कस्टम्स बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर पीपल. एंड याद रखिए कस्टम्स क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर फॉर द conformity and betterment for humans only. Okay, so this is about law and customs. अब हम लॉ के बारे में पढ़ेंगे. लॉ काफी चीजों से डिराइव होता है. लेजिस्लेशन, लॉ, ये सब कहाँ से डिराइव्ड है? इनका भी बेस एक जगह पे जूरिस्प्रूडेंस ही था. Because jurisprudence as on the basis of legal studies, जो आइडियाज फिलोसफी थी उसके बेसिस पर आप देखेंगे, अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे, लॉ की पढ़ाई ऐसे ही बन गई क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग. अब इसमें फॉर्मल एंड मटीरियल सोर्सेज होते हैं लॉ में.
इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मल सोर्सेज क्या है, वर्टिकल सोर्सेज क्या है। फिर इसके बाद हमें ये चीज़ याद रखनी है, लॉ से को रिलेटेड क्या है, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया था कस्टम्स का। कस्टम्स आर को रिलेटेड विद लॉ, एंड कस्टम्स में जो लॉ से को रिलेटेड है, इसमें भी कस्टम्स में याद रखिए देयर आर वैराइटीज ऑफ कस्टम्स। लीगल कस्टम्स दैट अराइज ड्यू टू लीगल और लॉ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। कन्वेंशन रिलेटेड दैट कम ड्यू टू द ट्रीटीज, जैसे कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होती है, कुछ होता है, दे कैन गिव राइज टू दिस। ज्योग्राफिकल बेसिस पे, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रेस्क्राइब कर रहा है, जो यूनिफॉर्म नहीं है, एंड जेंडर that are applicable to the whole nation, and they are uniform in nature. They are uniform in nature. Uniform. These are basically laws which we deal with in day-to-day life. अब जब आपने ये 4 कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब इसके बाद हम समझेंगे, ये मैंने आपको लॉ का बताया, फिर कस्टम्स के बारे में बताया मैंने, फिर आपको इससे पहले ही बताया था कस्टम्स क्यों वैलिड है, क्या क्राइटेरिया है इसमें, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसमें करेंगे, अब समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरलिटी। मॉरलिटी इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट इन जूइश स्टूडेंट। मॉरलिटी जो वर्ड है, ये हिंदुइज्म में भी बहुत ज़्यादा इसको एम्फोसाइज किया गया था इंडिया में, थ्रू वेदास, श्रुति, स्मृति। अब आगे चल के हम देखेंगे, मैं आपको जब समझाऊंगा फैमिली लॉ, उसमें सोर्सेज, वन ऑफ दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है ये, प्राइमरी सोर्सेज। ये मॉरलिटी ने इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कंसिडर किया था वेदास में, श्रुति में, स्मृति में। और ये जो ये कॉन्सेप्ट्स थे, श्रुति, स्मृति, वेदास, मॉरलिटी उस ज़माने में इंडिया में, हिंदुइज्म में, इट वॉज ओनली कंसिडर्ड टू बी लॉ इन इंडिया लॉन्ग टाइम बैक। दिस वॉज द लॉ, वॉज लॉ, मॉरलिटी वॉज कंसिडर्ड टू बी लॉ। अब इसमें डिस्टिंक्शन कहाँ से आई? जैसे कुछ मीमांसा डाइजेस्ट आए, फिर उन्होंने जी डिवाइड किया कस्टम मॉरलिटी को लॉ से। मॉरलिटी और लॉ कैसे डिफरेंस क्रिएट कर, मॉरलिटी और लॉ में क्या डिफरेंस आप समझ सकते हैं। पहले तो यही था दैट मॉरलिटी वाज कंसिडर्ड टू बी अ डिवाइन लॉ, और इंडिया में जब होता था ये मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट, दिस वाज द डिवाइन लॉ। ये समझ लीजिए, विच वाज डिवाइन, दिस वाज द लॉ विच वाज डिवाइन। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ये डाइवर्शन राइट मीमांसा से, डाइजेस्ट से। अब एक और चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझनी, दैट इस कॉन्सेप्ट में लॉ, हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम मॉरलिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मॉरलिटी कहाँ से लॉ से डिफर करता है, लॉ एंड मॉरलिटी, ये याद रखिए। लॉ कहाँ से होता है? लॉ का मतलब क्या है? समथिंग लीगल हैज लीगल कॉम्प्लिकेशन। आप किस तरीके से समझ लेंगे इसको, और इसमें ये देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। मॉरलिटी का ये मतलब है, जैसे आपको फॉलो तो करना चाहिए, इसको अच्छी चीज़ को करना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं भी करेंगे तो आपके अगेंस्ट देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है? लॉ ऑफ लैंड। और ये नो लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ से आता है? सोसाइटियल कॉन्सेप्ट से। और ये हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जैसे देखिए, लॉ तोड़ोगे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज इट इज लॉ, लीगल ऑब्लिगेशन, लॉ ऑफ द लैंड। मॉरलिटी नो लीगल ऑब्लिगेशन, सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं झूठ बोलना गलत चीज़ है, तो अगर आपने झूठ बोला कहीं पर, किसी बात को लेकर, आपने अपने फ्रेंड से झूठ बोला या अपने मम्मी पापा से झूठ बोला, दैट इज डिफाइंग मॉरलिटी, बट इट इज़ नॉट डिफाइंग लॉ, बिकॉज आपकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। गलत किया आपने, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट इसमें सोसाइटियल कॉन्सेप्ट है ये, आप समझ लीजिए। आपको जेल नहीं होगी, मम्मी पापा से झूठ बोलने पर आपको जेल को ही लेगा। लेकिन आपने अगर कोई ऐसा काम किया है जो पनिशमेंट डिफाइन करता है आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, बिकॉज आपकी ये लीगल ऑब्लिगेशन। और ये क्यों है? आपने लॉ ऑफ लैंड को तोड़ा है। क्या आप समझ? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मॉरलिटी।
फॉरेन में, यूरोप में और भी इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी आए थे। इसमें इंपॉर्टेंट केस है डूडली एंड स्टीफन्स केस। ये मैं आपको लॉ एंड मॉरलिटी से रिलेटेड केस है ये। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट केस है। आप देखेंगे जो मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बताऊंगा, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में। ये मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में रिपीट भी होता है। अब आप समझ लीजिए इसमें सीधा डिफरेंस बनाया गया है, हाउ डज लॉ डिफर फ्रॉम मॉरलिटी। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। डूडली एंड स्टीफन केस, ये इंग्लैंड में हुआ था। देवर फ्यू पीपल इन अ बोट। वहाँ पर ज़बरदस्त एक भाई तूफान आ गया था, जिसके कारण आप समझ लीजिए इसको, उनमें से एक क्रू मेंबर था वो वैसे ही बीमार था। ऑल क्रू मेंबर्स आर पेरिशिंग। इनके पास कुछ खाने को नहीं था, कुछ नहीं था। सो दे किल्ड द अदर पर्सन एंड दे एट हिम अप। तो अब बाद में जब ये लैंड किए वहाँ पर कोस्ट पे, दे वर ऑल सब्जेक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट, दे वर जेल्ड। एंड फाइनली इसमें डिसीजन ये हुआ था, पहले इनको डेथ पेनल्टी दी थी किलर्स को, फिर फाइनली जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी उस टाइम पे, उन्होंने इसको मिनिमाइज करके इनकी पनिशमेंट को 6 मंथ्स जेल किया था। डेथ नहीं दी थी, वो डेथ सेंटेंस नहीं मिला था। रीज़न ये था लॉ एंड मॉरलिटी, क्योंकि लॉ देखिए कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके लिए ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये मारते नहीं उसको, तो ये खुद भी मर जाते हैं उसमें बोट में, क्योंकि इनके पास कुछ खाने को नहीं था। और ये पता नहीं हफ्तों से फंसे हुए थे समुंदर के बीच में, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं पहुँच सकती थी, कोई इनके पास एड नहीं आ सकता था, कुछ था नहीं। अब इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा काम किया, लेकिन जस्ट बिकॉज दे ब्रोक द लॉ ऑफ लैंड, that is they killed the person, so these people were facing jail, they were facing imprisonment. पहले तो इनको कहा था डेथ सेंटेंस देंगे, लेकिन फिर भी कीपिंग इन व्यू देयर ग्राउंड्स, बिकॉज लॉ में आप याद रखिए everything is supposed to be analyzed and understood, and then facts and circumstances of the cases are considered, then only a decision is taken. जब इनकी भी बात समझी गई, फिर फाइनली इसमें ये हुआ दैट इनको डेथ सेंटेंस ही देंगे, इनको बस 6 months का इम्प्रिजन। So this is the concept as I was. Thank you.